फिल्म की शुरुआत फ्रैंक मॉरिस के साथ होती है, जो एक हाई आईक्यू वाला क्रिमिनल है और उसे सैन फ्रांसिस्को के कोस्ट लाइन पर ले जाया जा रहा है। फ्रैंक पहले ही कई जेलों से भाग चुका है और अब उसे अल्काट्राज आइलैंड की मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में ले जाया जा रहा है। ये अपने समय की एक एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट और मॉडर्न जेल है, जहाँ कोई पैरोल प्रोग्राम्स नहीं है। हर कैदी को अकेले रखा जाता है और यहाँ तक कि विजिटर्स को भी FBI द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। हालांकि कैदियों को काम करने का ऑप्शन होता है, लेकिन ये एक प्रिविलेज है जिसे अर्न करना पड़ता है। अपने पहले दिन अल्काट्राज में फ्रैंक लिटमस नाम के एक एक्सेंट्रिक कैदी से दोस्ती कर लेता है, जो दूसरों से एक्स्ट्रा फूड मांगना पसंद करता है। लिटमस एक चूहे को अपना सीक्रेट पेट बनाए हुए है और उसे हर जगह अपने साथ लेकर चलता है। फ्रैंक ये भी नोटिस करता है कि एक बड़े कद का कैदी, जिसे वुल्फ कहा जाता है, बार बार एडम और पर्व को परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि प्रिजन मूवी के सारे क्लैशेस पहले ही कवर हो चुके हैं। इसके बाद नए कैदी को वार्डन से मिलवाया जाता है। वार्डन एक एक्सट्रीमली प्राइडफुल आदमी है, जो कैदियों की जिंदगी को मिजरेबल बनाने में मजा लेता है। वार्डन फ्रैंक को जेल के रूल्स समझाता है और उससे विजिटर्स के नाम पूछता है, जिन्हें वो ऑथराइज करना चाहता है। लेकिन फ्रैंक के पास अपनी लाइफ में कोई नहीं है, यहाँ तक कि फैमिली भी नहीं। वार्डन फ्रैंक को जाने देता है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि अल्काट्राज से अब तक कोई भी एस्केप नहीं कर पाया है और कोई कभी कर भी नहीं पाएगा। हालांकि ये एनकाउंटर बिल्कुल यूजलेस नहीं होता, क्योंकि जब वार्डन का ध्यान हटता है तो फ्रैंक उसकी नेल क्लिपर्स चुरा लेता है। बाद में वो इसे अपनी सेल में बाइबल के आखिरी पन्ने में छिपा देता है। उसी दोपहर अपने पहले शावर के दौरान फ्रैंक को वुल्फ अप्रोच करता है और कहता है कि फ्रैंक अब उसका नया पंख होगा। आई एम नॉट योर पंख, फ्रैंक जवाब देता है। ये स्पष्ट है कि वुल्फ ना को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन फ्रैंक उसे कुछ मुक्के मारकर और उसके मुंह में सोप का टुकड़ा ठूंसकर जवाब देता है, वॉश आउट योर माउथ। बाद में फ्रैंक को लाइब्रेरी में मदद करने के लिए भेजा जाता है, जहां वो इंग्लिश नाम के एक ब्लैक कैदी से मिलता है, जो उम्र कैद काट रहा है। इंग्लिश बताता है कि उसने कई साल पहले 2 आदमियों को सेल्फ डिफेंस में मार डाला था। विक्टिम गोरे लोग थे और जूरी ने इंग्लिश की टेस्टिमोनी को डिसमिस कर दिया, जिसके कारण उसे एक्सट्रीमली अनफेयर पनिशमेंट मिली। ये भी पता चलता है कि कैदियों को लाइब्रेरी में जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए फ्रैंक का काम है कि वो सेल्स के चक्कर लगाकर मैगजीन्स और बुक्स ऑफर करे। ब्रेक टाइम के दौरान फ्रैंक डॉक नाम के एक एल्डरली कैदी से मिलता है, जो अपना ज्यादातर समय पेंटिंग में बिताता है। वो इनक्रेडिबली टैलेंटेड है और उसकी पेंटिंग्स में खुद से लेकर वार्डन तक के पोर्ट्रेट्स होते हैं, जिनमें हर सब्जेक्ट के सिर पर एक क्रिसांथेमम का फूल होता है। कुछ समय बाद फ्रैंक इंग्लिश से बात करता है, जो उसे जेल के एंटी एस्केप मेजर्स के बारे में सारे डिटेल्स बताता है। इंग्लिश के मुताबिक जो कुछ कैदी अपनी सेल्स से निकलने में कामयाब होते हैं, उन्हें वॉच टावर्स पर तैनात गार्ड्स गोली मार देते हैं, और अगर कोई कैदी बिल्डिंग से बाहर निकल भी जाए तो उसे नियरेस्ट लैंड तक पहुंचने के लिए फ्रीजिंग वाटर्स में तैरना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद ब्रेक टाइम के दौरान लिटमस बताता है कि उनके ब्लॉक के ऊपर वेंटिलेशन शाफ्ट्स हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना मेन प्रॉब्लम होगा। उसी दोपहर चीजें बिगड़ जाती हैं जब वुल्फ एक नाइफ लेकर फ्रैंक पर हमला करता है, लेकिन डॉग की वार्निंग की वजह से फ्रैंक बच जाता है। दोनों में स्कफल होती है और गार्ड्स आकर उन्हें अलग कर देते हैं। हालांकि वुल्फ और फ्रैंक दोनों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, भले ही फ्रैंक सेल्फ डिफेंस में लड़ रहा था। कुछ दिनों बाद फ्रैंक को रिहा कर दिया जाता है, जबकि वुल्फ को मेकशिफ्ट नाइफ इस्तेमाल करने की वजह से थोड़ा और समय तक सॉलिटरी में रखा जाता है। कई हफ्ते बीत जाते हैं और फ्रैंक चार्ली बट्स नाम के एक नए कैदी से दोस्ती कर लेता है, जिसे उसकी सेल के बगल में रखा गया है। फ्रैंक बाद में चार्ली को अपने दूसरे दोस्तों से मिलवाता है जब वे यार्ड में मिलते हैं। जब सारे कैदी बाहर होते हैं तो वार्डन सेल्स का इंस्पेक्शन करता है। जब वो डॉग की सेल में पहुंचता है तो वो खुद की एक पेंटिंग देखता है। पोर्ट्रेट फ्लैटरिंग और वेरी एक्यूरेट है, लेकिन क्रूअल वार्डन डॉग के प्रिविलेजेस को परमानेंटली रिमूव कर देता है। ये देखकर डॉग बहुत डेवस्टेटेड हो जाता है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं बचा है। फ्रैंक को जेल की कारपेंट्री टीम में काम करने का जॉब मिल जाता है। एक दोपहर जब वे काम कर रहे होते हैं, फ्रैंक नोटिस करता है कि डॉग की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो गार्ड्स को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे अपना काम जारी रखने के लिए कहा जाता है। दुर्भाग्य से कुछ ही पलों बाद डॉग एक नियर बाय हैचेट से अपनी उंगलियां काट लेता है। उसी दोपहर लंच टाइम के दौरान फ्रैंक को एक प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है। जॉन और क्लैरेंस एंग्लिन भी अल्काट्राज में ट्रांसफर हो गए हैं,
ये पता चलता है कि फ्रैंक उन्हें अपनी पिछली प्रिजन सेंटेंस से जानता है। उसकी तरह ट्विन ब्रदर्स भी एस्केप करने में एडेप्ट हैं, जो उन्हें यहाँ ले आया है। कुछ दिनों बाद फ्रैंक अपनी सेल में एक कॉकरोच को वॉल के ग्रिल से बाहर जाते हुए देखता है। वो ग्रिल के आसपास के कंक्रीट को क्लोजर लुक देता है और रियलाइज करता है कि ये बहुत वीक है। वो तुरंत अपनी नेल क्लिपर लेकर ग्रिल के आसपास के कंक्रीट को चिप अवे करने की कोशिश करता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वो सक्सेसफुली कंक्रीट का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट रिमूव कर लेता है। फ्रैंक रियलाइज करता है कि वो एक ऐसा होल बना सकता है जो उसके पूरे बॉडी के लिए काफी बड़ा होगा। कुछ दिनों बाद विजिटर्स डे आता है और फ्रैंक के दोस्तों को आउटसाइड वर्ल्ड से न्यूज मिलती है। इंग्लिश की डॉटर उससे मिलने आती है और बताती है कि वो शादी कर रही है। वह चार्ली की वाइफ उसे बताती है कि उसकी मदर मरने वाली है। अपनी माम को मरने से पहले एक बार देखने की डेस्परेशन में चार्ली फ्रैंक को बताता है कि वो किसी भी कीमत पर जेल से एस्केप करना चाहता है। इसके बाद डिनर के दौरान फ्रैंक अपनी डिस्कवरी को चार्ली और एंगलिन ब्रदर्स के साथ शेयर करता है। वो बताता है कि मॉइस्ट सी एयर ने कंक्रीट और ग्रिल मेटल को वीक कर दिया है, जिससे वे उसके चारों ओर डिग कर सकते हैं। ये उन्हें यूटिलिटी कॉरिडोर में ले जा सकता है, जो शायद रूफ तक पहुंचा देगा। फ्रैंक एक्सप्लेन करता है कि वे मैगजीन पेजेस का इस्तेमाल करके एक फेक वॉल बनाएंगे जो होल को छिपाएगा। उसने एक अकॉर्डियन भी ऑर्डर किया है, ये कहकर कि वो प्रिजन बैंड में शामिल हो रहा है। किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि जो लोग अकॉर्डियन बजाते हैं वे साइकोस होते हैं और स्केरी लगते हैं। फ्रैंक का प्लान है कि वो इंस्ट्रूमेंट के केस का इस्तेमाल करके होल को कवर करेगा। वे लाइब्रेरी से कार्डबोर्ड लेकर डमी हेड्स भी बना सकते हैं, जिन्हें उनके बेड्स पर रखा जाएगा। इस तरह वे रात में एस्केप कर सकते हैं और गार्ड्स को सुबह तक पता भी नहीं चलेगा। एंगलिन ब्रदर्स बार्बर और क्लोथिंग शॉप में काम करते हैं, इसलिए उनमें से एक डमी के लिए हेयर ला सकता है और दूसरा रेनकोट्स चुरा सकता है। रेनकोट्स का इस्तेमाल प्रिमिटिव राफ्ट्स बनाने के लिए किया जाएगा, जिनकी मदद से वे बे को पार कर सकते हैं। ये सब सुनकर ग्रुप रियलाइज करता है कि उनके एस्केप के चांसेस स्लिम हैं, लेकिन फिर भी वे इसमें शामिल होने के लिए अग्री करते हैं। अगले कुछ दिनों में फ्रैंक अपने होल पर काम करना शुरू कर देता है। व्हाट आर यू वर्किंग ऑन फ्रैंक? चार्ली पूछता है। मेरी होल, फ्रैंक जवाब देता है। हालांकि नेल क्लिपर को लंबे समय तक इस्तेमाल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर ग्रिप नहीं होता। इसलिए अगले दिन मील टाइम के दौरान एंगलिन ब्रदर्स में से एक गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे बात करता है। फ्रैंक इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर एक स्पून चुरा लेता है और उसे अपनी सेल में ले आता है। कई दिनों बाद लिटमस फ्रैंक को डिजर्ट्स के बदले एक डाइम देता है। फ्रैंक इस मेटल कॉइन का इस्तेमाल करके अपनी सेल में वेल्डिंग करता है। वो स्पून को तोड़कर उसका ग्रिप और नेल क्लिपर से फाइल निकालता है। फिर वो मैचेस जलाकर डाइम को मेल्ट करता है और स्पून के ग्रिप को नेल फाइल से जोड़ देता है। अब उसके पास एक प्रॉपर टूल है, जिससे वो तेजी से डिग कर सकता है। जब भी कोई गार्ड आता है तो चार्ली की वार्निंग पर फ्रैंक तुरंत अपने बेड पर वापस आ जाता है। कई दिनों तक डिग करने के बाद फ्रैंक लूज कंक्रीट को हटा देता है, लेकिन ग्रिल वॉल से अटैच्ड है और उसे हाथ से निकालना इम्पॉसिबल है। इसलिए अगली बार जब वो कारपेंट्री शॉप में काम करने जाता है तो वो एक वेज बनाता है जो उसकी मदद कर सकता है। हालांकि मेटल डिटेक्टर से इसे पास करना एक प्रॉब्लम होगा, लेकिन फ्रैंक के पास इसके लिए एक प्लान है। वो जानबूझकर मेटल डिटेक्टर को बजाता है और वेज को अपने हाथ में विजिबल रखता है। वो गार्ड से कहता है कि उसने इसे अपनी सेल में क्लोथ्स लटकाने के लिए बनाया है। गार्ड उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वेज को लेकर फ्रैंक के पॉकेट्स को चेक करता है, लेकिन चूंकि फ्रैंक के पास कुछ नहीं होता, इसलिए उसे जाने दिया जाता है। फ्रैंक अपनी सेल में दूसरा वेज लेकर आता है, जो उसके जूते में छिपा होता है। इस टूल की मदद से वो फाइनली ग्रिल को वॉल से अलग कर देता है। अगले कुछ महीनों में चार्ली और एंगलिन ब्रदर्स भी डिग करना शुरू कर देते हैं। वे मैगजीन पेजेस, वाटर और डिगिंग से मिले कंक्रीट डस्ट का इस्तेमाल करके कार्डबोर्ड डमीज बनाने लगते हैं। चार्ली एक पेंटिंग सेट ऑर्डर करता है, ये कहकर कि उसने एक नया हॉबी अपना लिया है, लेकिन वे इस पेंट का इस्तेमाल डमीज को कलर करने और होल्स के लिए कार्डबोर्ड कवर्स बनाने में करेंगे, जो ग्रिल की तरह दिखेंगे। जब फ्रैंक का डमी पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वो उसे बेड पर रखता है और फाइनली होल में प्रवेश करता है। फ्रैंक को कुछ स्टेयर्स मिलती हैं जो उसे यूटिलिटी कॉरिडोर तक ले जाती हैं और अल्टीमेटली वेंटिलेशन शाफ्ट्स के पास खुलती हैं। हालांकि ये शाफ्ट सीलिंग पर है और एक सिंगल पर्सन के लिए आउट ऑफ रीच है। इसी बीच एक गार्ड सेल एरिया का राउंड कर रहा होता है। वो शुरू में डमी से ट्रिक हो जाता है, लेकिन उसे अजीब लगता है कि फ्रैंक हिलता क्यों नहीं है। जब गार्ड दोबारा आता है
तो उसकी सस्पिशंस और बढ़ जाती हैं। वो अपना बटन गिरा देता है और नॉइज से भी फ्रैंक नहीं हिलता। लेकिन जब गार्ड सेल के करीब आता है तो फ्रैंक बेड पर वापस आ जाता है और किसी सस्पिशन से बच जाता है। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि उसने ये कैसे मैनेज किया। अगले दिन फ्रैंक अपने दोस्तों को बताता है कि उसने क्या खोजा है और उनकी प्रोग्रेस चेक करता है। एंगलिन ब्रदर्स लगभग डन है, लेकिन चार्ली पीछे रह गया है। उसी रात फ्रैंक और जॉन एंगलिन यूटिलिटी कॉरिडोर में जाते हैं, जहां वे क्लोथिंग स्टोर से चुराए गए रेनकोट्स को छिपाते हैं। फ्रैंक जॉन के कंधों पर खड़ा होकर वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचता है। वो क्लोजर लुक लेता है और रियलाइज करता है कि उसे इसे खोलने के लिए सीरियस टूल्स की जरूरत होगी। वे वॉल पर नियर बाय एक इलेक्ट्रिकल आउटलेट भी देखते हैं। इसलिए अगली बार जब वे बैंड प्रैक्टिस में जाते हैं तो फ्रैंक लिटमस से एक एक्सटेंशन कॉर्ड और ड्रिल लाने के लिए कहता है। लिटमस शुरू में हेजिटेट करता है क्योंकि इसकी वजह से उसे लॉन्ग टाइम के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जा सकता है। हालांकि जब फ्रैंक उसे अपनी प्लेट के सारे डिजर्ट्स देने का वादा करता है तो वो अग्री कर जाता है। व्हाट वुड यू डू फॉर अ क्लॉन्डाइक बार? फ्रैंक पूछता है। फ्रैंक इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके एक स्मॉल डेस्क फैन चुरा लेता है, जिसे वो अपने अकॉर्डियन केस में छिपा लेता है। जब उनके पास सारे टूल्स इंक्लूडिंग एक पेन लाइट जो उन्होंने डॉग से चुराई थी आ जाते हैं, तो फ्रैंक और जॉन यूटिलिटी कॉरिडोर में वापस जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। वे जॉन द्वारा वॉल से तोड़ी गई पाइप का इस्तेमाल करके शाफ्ट होल के बार्स को तोड़ देते हैं। फिर फ्रैंक फैन से बने मेकशिफ्ट ड्रिल के साथ शाफ्ट के अंदर चढ़ जाता है। वो मेटल प्लेट्स को कवर करने वाले स्क्रूज को क्विकली हटा देता है। फ्रैंक के अल्काट्राज आने के कई महीनों बाद ग्रुप फाइनली एस्केप करने के लिए रेडी हो जाता है। चार्ली चिंतित है क्योंकि उसका फेक ग्रिल बार बार गिर रहा है, लेकिन जॉन कंफर्म करता है कि राफ्ट अगले ट्यूसडे तक रेडी हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वे ट्यूसडे नाइट को ब्रेकआउट करेंगे। एक सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान फ्रैंक डॉग द्वारा छोड़े गए क्रिसैंथेमम को निकालता है। लिटमस इसे देखकर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होता है क्योंकि ये उसे उन दिनों की याद दिलाता है जब वो और डॉग ने इन फ्लावर्स को एक साथ लगाया था। लेकिन वार्डन का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो टेबल के पास आता है और फ्लावर को क्रश कर देता है, ये कहकर कि ये रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। ये देखकर लिटमस को गुस्सा आ जाता है और वो वार्डन पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक हार्ट अटैक से गिर जाता है। इस एनकाउंटर के बाद वार्डन को फ्रैंक पर सस्पिशन हो जाता है और वो उसकी सेल का इंस्पेक्शन करवाता है। हालांकि उन्हें कुछ अनयूजुअल नहीं मिलता और फेक ग्रिल गार्ड्स को ट्रिक कर देता है, लेकिन वार्डन अभी भी चिंतित है। इसलिए वो एक गार्ड को फ्रैंक को दूसरी सेल में ट्रांसफर करने का ऑर्डर देता है। ये पता चलता है कि इसके लिए रिक्वायर्ड पेपर वर्क को कंप्लीट होने में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए फ्रैंक को मंगलवार सुबह तक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। चीजें और बिगड़ जाती हैं जब अगले दिन ग्रुप को पता चलता है कि वुल्फ फ्रैंक को मारने की प्लानिंग कर रहा है। इसलिए वे ट्यूसडे की बजाय उसी रात एस्केप करने का फैसला करते हैं। जब रात आती है तो ग्रुप के लिए फाइनली एस्केप करने का टाइम आ जाता है। फ्रैंक और एंगलिन ब्रदर्स अपनी डमीज से गार्ड्स को ट्रिक करके यूटिलिटी कॉरिडोर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन चार्ली हिम्मत नहीं जुटा पाता और अपनी सेल में रोते हुए पीछे रह जाता है। इसी बीच बाकी ग्रुप रेनकोट से बने मेकशिफ्ट राफ्ट को लेकर वेंटिलेशन शाफ्ट पर चढ़ जाते हैं। वे फाइनली रूफ तक पहुंच जाते हैं, जहां वे सर्च लाइट्स के मूवमेंट पर नजर रखते हुए केयरफुली चलते हैं। ट्रियो रूफ को पार करके बिल्डिंग की वॉल पर एक पाइपलाइन पाते हैं जो उनके काम आती है। वे पाइप के सहारे यार्ड तक पहुंचते हैं और सर्च लाइट से बचते हुए फेंस तक पहुंच जाते हैं। फ्रैंक और एंगलिन ब्रदर्स अपने हाथों को क्लॉथ से लपेटकर बार्ब्ड वायर पर चढ़ते हैं और एक एक करके कूद जाते हैं। अब वे ऑफिशियली जेल की बिल्डिंग से बाहर हैं। अगली सुबह रूटीन चेकअप के दौरान गार्ड्स को पता चलता है कि तीनों कैदी मिसिंग हैं। एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू की जाती है और पूरी बिल्डिंग और आइलैंड को चेक किया जाता है। वे इवेंचुअली कुछ इनमेट्स के पर्सनल इफेक्ट्स को बे में तैरते हुए पाते हैं। इससे वार्डन को लगता है कि एस्केप्ड इनमेट्स डूब गए हैं, लेकिन एक गार्ड ये पॉइंट आउट करता है कि ये सब एक डिकॉय हो सकता है ताकि वे सोचें कि वे मर चुके हैं। वार्डन को एक रॉक पर क्रिसैंथेमम भी मिलता है और वो रियलाइज करता है कि इसे फ्रैंक ने एक फेयरवेल इंसल्ट के तौर पर छोड़ा है। जैसे जैसे फिल्म का अंत नजदीक आता है, ये पता चलता है कि फ्यूजिटिव्स के बॉडीज कभी नहीं मिले। अल्काट्राज की जेल को भी 1 साल बाद शट डाउन कर दिया जाता है।